हेलो गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं अच्छे हैं, अच्छी तरह से हरना भी चाहिए। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूरोप के राष्ट्रवाद का लेक्चर नंबर कितना 2। जैसे कि पिछली क्लास में मैंने बताया था कि हिस्ट्री स्टार्ट किया, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे थे हम यूरोप में राष्ट्र। यूरोप क्या है हम बता चुके हैं, राष्ट्रवाद भी क्या है बता चुके हैं। मतलब सिंपल इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि यूरोप में आजादी कैसे हुई। तो यूरोप एक महाद्वीप से लगभग, जिसमें लगभग कितने देश आता भैया, 44 देश। जिसमें से कुछ कुछ के बारे में पढ़े थे, जैसे कि फ्रांस, ऑस्ट्रिया, प्रसा, अरे प्रसा जर्मनी को ही कहा जाता है, ठीक नहीं, यूनान, ब्रिटेन, रूस, पुर्तगाल, ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। समझ आया कि नहीं। ये सब देश में देखेंगे भैया आजादी कैसे हुई। अब भैया आजादी क्यों, क्योंकि वहां के यहाँ पर जितना भी सब राजा था, पहले क्या आता था, राजा उजा होता था, पहले प्रधानमंत्री, ये सब जो कानून उनून होता था ना, वो सब नहीं है। जैसे पुलिस उलिस ये सब नहीं, सब चीज पुलिस भी रहेगा, सेना उना रहेगा, तो राजा के जो राजा कहेगा वही होगा। राजा को जो सही लगेगा वो सही है, वो गलत लगेगा तो वो गलत है। मतलब वो अपने अनुसार, समझ में है कि नहीं। तो राजा जिसके राजा सब क्या था, निरंकुशवादी। निरंकुशवादी मतलब बहुत ही हरामी, अपन भाषा में बोले थे बहुत ही हरामी, समझ में है कि नहीं। जो बहुत ही अत्याचार करता था, सामंती व्यवस्था लागू कर दिया था, बता दिए थे। सबसे पहले नंबर राष्ट्रवाद की भावना कहाँ पनपा था, तो याद रखना फ्रांस में, जिसे फ्रांस की क्रांति के नाम से जाना जाता है। फ्रांस की क्रांति के नाम से जाना जाता है, जिसे या तो 1789 की क्रांति भी कह सकते हैं, 1789 की क्रांति भी कहते हैं इसको, ठीक ना। क्यों, रीजन इसका बता सकता है कारण, तो भैया निरंकुशवादी शासन, लुईस 16वां के निरंकुशवादी शासन। यहाँ के इस समय राजा कौन था, लुईस 16वां, ठीक है। किस राजवंश से था, तो बुर्बो राजवंश से, बुर्बो राजवंश से। किसे था, बुर्बो राजवंश से, जिसे फिर किस पर, गिलोटीन, किस पर, गिलोटीन पर फांसी दे दिया गया। कब, तो 21 जनवरी 1793 में इसको फांसी की सजा दे दिया गया। उसके बाद आया कौन, एनबीपी, नेपोलियन बोनापार्ट क्या था, फ्रांस का एक सेनाई था, जो किसको हराया, डायरेक्टरी को, डायरेक्टरी को। देखो डायरेक्टरी कोई राजा नहीं था, ये कोई समूह है, समझा, एक समूह ग्रुप था डायरेक्टरी, जगह में कम से कम बहुत लोग था जो क्या करता फ्रांस पर तब तक अधिकार कैले था, मतलब चला रहा था काम। फिर डायरेक्टरी को हराकर एनबीपी 1804 में क्या बन गया, सम्राट। क्या बना, सम्राट बोले तो। उसके बाद जैसे ही राजा बना तो ये सब बहुत सारे कानून चेंज किया। तो यहाँ से 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा कि नेपोलियन थी यूरोप के प्रसार में, मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में एनबीपी यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट की क्या भूमिका। मतलब ये पूरे यूरोप जानता है 44 देश, उसमें ये राष्ट्रवाद की भावना फैलाने के लिए क्या क्या किया, ये पूछेगा। तो भैया 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, जो कि तुम्हारा नोट्स में वहां पे नीचे में लिख दिए हैं, उसको आराम से देख लें। हालांकि कल भी क्लास में कर दिए थे, और आज क्या कर लें, लिख लें। ये चीज था कल की क्लास वाला, है ना। सबसे आज है ना, सबके सब। अच्छा, फ्रांस की क्रांति का कारण क्या था, तुम सबको भी याद होगा। टोटल बहुत कारण था, लेकिन कुछ कुछ याद रखना, जैसे सामंती व्यवस्था, निरंकुशवादी शासन, सामाजिक राजनीतिक अधिकार नहीं देना किसी को, सामाजिक असमानता, कर का बोझ सबसे बेसी था, कर्जा डाल दिया था सब जनता पर। ये सब बहुत सारे रीजन है, सब जो क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। तो फिर एनबीपी क्या बना 1804 में, राजा। अब जैसे ही एनबीपी यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट 4, देखो एग्जाम में एनबीपी नहीं लिखना है, हम शॉर्ट में एनबीपी बोल रहे हैं, ताकि नेपोलियन बोनापार्ट बोलने में थोड़ा सा ज्यादा लंबा लगता है। इसलिए क्यों मैं अपने जवान को उतना दिक्कत दूं, मैं अपनी जवान को क्यों तकलीफ दूं, जब कोई चीज इजी कर सकते हैं तो उसे जवान की तकलीफ क्यों दे। अब जो है एनबीपी वो कब बना था, 1804 में सम्राट बना। अभी जैसी सम्राट बना, भैया इन्हें लड़ाई कर रहा, उन्हें लड़ाई कर रहा, जस्ट फ्रांस के बगल में, जैसे मान लो ये मान लो थोड़ा सा क्या है, फ्रांस है, इसके जस्ट बगल में से क्या है, जर्मनी है। यहाँ पर थोड़ा सा बगल में से लंबा नियर क्या है, इटली है। यहाँ पर तुमको दिखेगा, यहाँ पर ऑस्ट्रिया दिखेगा, क्या दिखेगा, ऑस्ट्रिया। और ऊपर तुमको खाली रूस दिखेगा, क्या दिखेगा, यहाँ पे ऐसे करके रूस दिखेगा। तो ये फ्रांस था। फ्रांस जैसी राजा बना, कुछ भाग पर जर्मनी पर कब्जा कर लिया, कुछ इटली पर कर दिया। और जर्मनी पहले 139 टुकड़ा में टूटा हुआ था। कितना टुकड़ा में, 139।
जिसको जोड़कर किसमें बना दिया 39 में। मतलब छोटा छोटा ढेर सा भाग था, 139 राज्य था वहां पे, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट क्या किया, 39 राज्य बना दिया, जिसे बोला जाता है संघ राज्य। इसको साइमन साइमन संघ राज्य क्या बोला गया, साइमन संघ राज्य, ठीक है। जिसको एक समूह को क्या बोला गया, साइमन संघ राज्य। बुक किसी के पास लाया कोई बुक? 1 मिनट रुक जाना भैया, थोड़ा सा रुक जाना, क्योंकि मुझे नाम में गड़बड़ी लग रही है। कहाँ चला गया बाबू, आ जाओ। जर्मन संघ राज्य क्या था, जर्मन संघ, जर्मन बोले थे, जर्मन संघ राज्य। तो मतलब 139 टुकड़ा था, जिसे 39 टुकड़ा जोड़कर किसमें बनाया गया, 39 में, जिसको बोला गया जर्मन संघ राज्य, मतलब इस समूह को, ठीक ना, समझ में आया कि ना। चलो भैया, अब एनबीपी ये सब काम किया, उसके बाद आया 1815। कौन आया, सन 1815 में एक युद्ध हुआ था, जिसे हम बोला जाता क्या, बटारलू का युद्ध। क्या बोला जाता, बटारलू का युद्ध, याद रखना। 1815 में एक युद्ध हुआ था, जिसे बोला जाता बटार, बिल्कुल 1 मिनट रुक जा, ठीक है। अब आया कौन, बटारलू का युद्ध। तो मतलब पहले बटार हेडिंग डाल देते, क्या, बटारलू का युद्ध, बटारलू का युद्ध। सबसे पहले नंबर कब हुआ था, तो याद रखना 1800 कितना, किसके किसके बीच में हुआ था। तो एक तरफ था एनबीपी, नेपोलियन बोनापार्ट, बहुत बड़का आदमी बन गया था, बहुत खतरनाक बन गया था। एक तरफ एनबीपी था, और इस नेपोलियन बोनापार्ट को कोई ऐसा एक देश है नहीं था जो अकेले हरा सकता था। कोई देश ही ऐसा नहीं था जो अकेले इसको हरा सकता था। इसको हराने के लिए पता कौन कौन आया, याद रखना। एनबीपी एक तरफ, वर्सेस में क्या जाएगा, ऑस्ट्रिया सबसे पहले आया, ऑस्ट्रिया, रूस आया, जर्मनी आया, यानी कि प्रसा जिसको हम सब बोलते हैं, प्रसा, और कौन था, ब्रिटेन, ब्रिटेन जिसको इंग्लैंड भी कहते हैं, ब्रिटेन। ये 4 देश मिलकर, चारों देशों का राजा मिलकर एक साथ होकर इसे युद्ध किया, नेपोलियन बोनापार्ट। तब जाकर भैया ये पराजित हुआ। क्या हुआ, पराजित, पराजित मतलब हारा। क्या हुआ, हारा। कौन हारा, नेपोलियन बोनापार्ट। पूछेगा बटारलू के युद्ध कब हुआ था, 1815। इसमें किसकी पराजय हुआ, तो एनबीपी यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट। अच्छा, किसके किसके बीच हुआ था, नेपोलियन बोनापार्ट और ऑस्ट्रिया, रूस, प्रसा, ये सब एक साथ, याद रखना, सब एक साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया, जिसका नाम रखा गया संयुक्त राष्ट्र। क्या रखा गया, संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र ग्रुप का नाम रखा। संयुक्त राष्ट्र एगो क्या है, ग्रुप है, सेना का क्या है, ग्रुप है, जिसमें कितने देश था, 4 देश, ऑस्ट्रिया, रूस, प्रसा, ब्रिटेन। तो बोल सकते हो कि युद्ध हुआ था एनबीपी वर्सेस संयुक्त राष्ट्र। क्या, संयुक्त राष्ट्र, मतलब ऑस्ट्रिया, रूस, प्रसा, ब्रिटेन, ये सब मिलकर किसे युद्ध किया, एनबीपी। तब जाके क्या हुआ, पराजित। अच्छा, ये बटारलू नाम क्यों रखा गया है, तो देखो, रूस में एगो खाली जगह है, रूस में क्या है, एगो खाली जगह। रूस बहुत बड़का देश है, बहुत क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा राज्य कौन है, रूस ही। ये देखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा राज्य, सॉरी, सबसे बड़ा देश कौन है, रूस है। अब रूस का एगो खाली सा मैदान था, मतलब छोड़कर था, वो खाली मैदान का नाम था बटारलू। क्या नाम था, बटारलू। और एकरे में यही में यहाँ हुआ था युद्ध। कैसे युद्ध हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट सीधे दबकर मूड़ी पर सवार हुआ था कि राष्ट्रवाद की भावना पूरा देश में क्या करना, फैला देना, पूरा यूरोप में फैलाना है, धीरे धीरे एशिया में, अपन भारत हरदन भी, जिसे तुम सब मैप अगर पढ़ा होगा तो 7 महाद्वीप है, जिसे कि तुम सब हमरा भी पढ़े किया। जैसे कि यहाँ पे देखो, बोले थे कि महादेश क्या है, तो जमीन के टुकड़ा को 7 भाग में बांटा गया। पहले 2 भाग में, एगो पानी वाला भाग, एगो जमीन वाला भाग। तो जमीन वाला भाग को महाद्वीप कहा गया, और पानी वाला को महासागर, बोले थे ना। तो महाद्वीप 7, टोटल 7 भाग में। एशिया, देखो ये ऊपर यहाँ पर आता एशिया, जिसमें भारत आएगा, चीन आएगा, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये आएगा, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये सब आया। फिलीपींस, समझा, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब किस में आता है, एशिया में आता है। तो एशिया के जस्ट बगल में देख लेना, इधर इस तरफ होगा भैया। तुमको मैपिंग में बहुत अच्छा से पता होना चाहिए, नहीं मैपिंग में पता भैया तो फिर बहुत दिक्कत तुमको।
मैपिंग में बहुत दिक्कत है। हम बोले थे कि भैया पिछली क्लास वाला जो वीडियो डालेंगे उसके डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल देंगे, जिसमें तुमको अच्छा से क्या करेंगे, मैपिंग के साथ हम क्या करेंगे समझाएंगे। वो पिछले साल वाला यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाएं तो उसको जाकर देख लेना और आसानी से क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक ना। हाँ तो क्या थे, तो रूस का वो खाली मैदान था जिसको बोले थे बटार, कुछ और बोल रहे थे ना, इसी मैदान में युद्ध होता जिसे बटारलू का युद्ध से नाम जाना जाता। कब हुआ था, 1815 में। किसके बीच में, एनवीपी और संयुक्त राष्ट्र, एनवीपी और संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र में इतना लोग था। पराजित हुआ किसका, एनवीपी। एनवीपी क्या हुआ, पराजित हुआ। यहाँ पर बोल सकते हैं कि एनबीपी क्या हुआ, पराजित हुआ। हम देखो जब भी बोलेंगे नोट्स, देखो तुम सबको जो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वो तो अलग रहेगा, लेकिन ऐसे बनाओगे तो इसका मजा ही अलग है। अगर तुमको लिखने अच्छा तरीका से आता है तो नोट्स ऐसे बनाओ, इसमें याद करने में थोड़ा सा क्या लगता है, आसान होता है। समझ में आया कि नहीं, ऐसे ही नोट्स बनाओ। फिर अब अगला काम क्या हुआ, तो अगला हुआ भैया वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस या इसी का दूसरा नाम है वियना सम्मेलन। क्या नाम है, वियना सम्मेलन। कब हुआ था भैया, ये भी हुआ था 1815 में। मतलब जब नेपोलियन बोनापार्ट हारा तो ये चारों देश मिलकर एक बैठक रखा, उसी बैठक को बोला जाता है वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन। आजकल जो गांवों में बैठक होता है, मुंबई में रोशन जीवी का, फलानमा जीवी का, जो लेडीज बार करती है रे, रोज डेली पर डेली, सप्ताह में तो एक दिन बैठक के होता है। अब बताओ, सब जस्ट इमेजिन करो, अगर हर एक बैठक का, जैसे कि युद्ध हुआ था, हर एक बैठक का नाम रख दिया जाता, जैसे कि यहाँ पर हारला के बाद हराया थे नेपोलियन बोनापार्ट, क्या रहे थे, वो बैठक रखा गया। अगर हर बैठक का नाम रखता तो साला आद करते करते क्या जाते हैं, हम सब मर जाते हैं। समझा, तो यह है क्या है भैया, सम्मेलन मतलब बैठक है। जैसे कि सब जीता ने तो ये चारों देश के राजा सब मिल के आपस में आया और बैठक किया, बैठा। और भैया आगे अब क्या करना है, समझ में। तो आगे जो आया, एक लाया वियना संधि। क्या लाया, वियना संधि। क्या आया, वियना, ये भी आया था 1815। अच्छा पहले रुक जाओ, एक मिनट, सॉरी इसको छोड़ कर जा रहे थे। वियना कांग्रेस क्या है भैया, यह एक बैठक है। क्या है, जिसमें कितना राजा आया था, तुम सब लिख लेना, 4 को। और इसका अध्यक्ष इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो याद रखना, ऑस्ट्रिया के चांसलर को। किसको, ऑस्ट्रिया के चांसलर को। अब बोलेगा सर ये चांसलर क्या होता है, तो राजा को ही ऑस्ट्रिया में क्या बोला जाता है, चांसलर। मतलब फ्रांस में उसे बोला जाता सम्राट, और ऑस्ट्रिया में राजा को बोला जाता चांसलर। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक को, इनाम याद कर लो, मेटरनिक क्या था, तो ऑस्ट्रिया का क्या था भैया, राजा था। पहले बता, जो इस बैठक का क्या बनाया गया, उसको अध्यक्ष। किसको, अच्छा ये वियना कैसे नाम पड़ा, तो ऑस्ट्रिया के, मतलब एगो ऑस्ट्रिया में एगो जगह है, ऑस्ट्रिया में एगो था ना बहुत अच्छा जगह है, जहाँ पर मतलब जैसे मान लो अपना भारत है, भारत के सबसे अच्छा जगह कौन है, मुंबई। तो अभी मान लो मोदी जी है, चाहे जीतेंगे उतेंगे, हालांकि अच्छा जगह को राजधानी घोषित कर दिया। जैसे भारत का राजधानी क्या है, दिल्ली है, और बिहार का राजधानी जैसे अपना तो पटना है। क्यों पटना है, क्योंकि बिहार का सबसे अच्छा शहर कौन सी है, पटना है। तो उसी तरह से पूरा भारत का सबसे अच्छा शहर कौन है, दिल्ली। तो जो अच्छा शहर था उसी को राजधानी घोषित किया जाता है, जहाँ पर सब चीज सुविधा उविधा हो तो वहाँ उसको क्या कर दिया, राजधानी। अभी जैसे कुछ भी होगा मोदी जी के, चाहे देखता नहीं एगो अथी रे, अरे उसको क्या बोलते हैं रे, पार्लियामेंट, इंग्लिश में, इंग्लिश वाला नाम आ रहा है पार्लियामेंट। जन्म सब नेता लोग जाएगा, एगो बैठल लेगा वहां पर, सब नेता जनता की मजबूरी सुनाएगा। हालांकि किसी को कोई अभी अब तो खत्म हो गया है, मतलब है, पर मजबूरी किसी कोई जनता का नहीं सुनाता, अपन अपन दुख सुनाएगा। स्पीकर महोदय हम गए थे तो वहां पर लाठी कट्टा चला देगा, जनता के बारे में कोई चर्चा करना ही नहीं चाहता है। एगो राघव चड्ढा नाम के नेता है, वो पार्लियामेंट में जब आवाज उठाया उसको बंद कर दिया, उसको खत्म कर दिया। अब क्या कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो पार्लियामेंट मतलब एगो सचिवालय होता है, उसको शायद हिंदी में यही बोलते हैं सचिवालय। क्या था उसमें, एगो रहेगा मेन हेड, और सब नेता लोग, मोदी जी भी, नेता लोग वहां पर सब क्या रहेगा, बैठल रहेगा, और सब अपना अपना सुनाएगा दुखड़ा, जनता का दुखड़ा सुनाने के लिए। लेकिन वहां पर जनता का दुखड़ा सुनाना बंद हो चुका है, क्योंकि जनता सोया हुआ तो नेता का जागा रहेगा। तो सेम उसी तरह से वियना मतलब एगो मतलब जगह है, कहाँ है, तो आज रखना ऑस्ट्रिया में। वियना कहाँ पर है, तो आज रखना ऑस्ट्रिया में। तो ऑस्ट्रिया में क्या किया गया, बैठक किया गया, जिसका अध्यक्ष में ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक को बनाया गया। समझ में आया कि नहीं। अब इसके अब वियना कांग्रेस में क्या हुआ, तो भैया वियना संधि का, वियना संधि, संधि बोले तो कानून, कानून लागू, वियना कानून लागू। समझ में आ रहा कि नहीं। तो मतलब सबसे पहले नंबर
दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जीता कौन? संयुक्त राष्ट्र, जिसमें ऑस्ट्रिया, रूस, प्रसा, ब्रिटेन था, ठीक है। अब जीतने के बाद अब कौन जीतेगा तो भैया कुल मिलकर, जैसे गांव में लड़ाई होगा तो एक पक्ष वाला दूसरा पक्ष जो जीता वो अपना आराम से घर में बैठ के सब गप करेगा, भैया आगे क्या करना है नहीं करना है, करता है ना। तो सेम उसी तरह ये भी लड़ाई हुआ तो बैठक रखा जिसका नाम रखा गया वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन। अच्छा ये कहाँ है? वियना कहाँ है भैया? ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रिया का राजधानी शायद था उस समय, क्या लेकिन उस समय राजधानी लिख लो ना, ऑस्ट्रिया की, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, वियना में बैठक हुआ, ठीक है, बैठक हुआ जिसका अध्यक्ष शिक्षक बनाया गया ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक को, ठीक है। इस संधि के दौरान क्या हुआ? वियना संधि। अच्छा इस कांग्रेस के मतलब इस सम्मेलन के द्वारा क्या हुआ? तो वियना कांग्रेस यानी कि वियना संधि, सॉरी उल्टा पुल्टा बोल रहा, वियना संधि यानी कि वियना कानून क्या हुआ? लागू हुआ। अब इस कानून, अब पढ़ना है वियना कानून, इसके बारे में पढ़ना वियना कानून, मतलब हेडिंग डाल देते हैं भैया वियना संधि। अब बोलेगा सर जी ये कानून क्या था? तो भैया नियम रे वियना संधि। देखता ना जैसे लड़की लोग आसानी से समझ जाएगी, जैसे तुम्हारा घर में वो संधि लगा होगा, संधि बोले तो कानून लगा हुआ कि तुम बउआ कभी घर से बाहर नहीं निकलेगी, तुम क्रिकेट ना खेलेगी, लड़की को, लड़का तो बाप मैं कानून लगा देगा फिर भी वो आवारा करके चली जाएगा, देखता ना तुम सबको भी कानून लग जाएगा, संधि मतलब संधि लगा देता होगा। अभी दोपहर के समय है, लू लग जाएगा, बाहर नहीं निकलोगे धूप में, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगा, लगता है ना कानून। तो उसी तरह से क्या हुआ? संधि बैठाया गया। और क्या क्या? तो सबसे पहले नंबर भैया, सबसे पहला क्या किया गया वियना संधि में? सबसे पहले क्या लिखा गया कि नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जो राष्ट्रवाद में बदलाव, मतलब देश में बदलाव किया गया, वो सबको क्या करो? समाप्त। एनबीपी के द्वारा किए गए बदलाव, किए गए बदलाव को समाप्त करो, समाप्त पहला रूल। मतलब एनबीपी नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जितना भी कानून नियम लागू किया गया था सबको क्या करो? खत्म। दूसरा क्या किया गया? रूढ़िवादी का पुनर्स्थापन हुआ। ये रूढ़िवादी क्या हुआ? तो मतलब वही पहले वाला रूल जो होता रूढ़िवादी, मतलब निरंकुशवादी शासन का पुनर्स्थापन। तो चाहो तो लिख सकते हो निरंकुशवादी शासन का पुनर्स्थापन हुआ, मतलब फिर से हुआ सुनाई पड़ रहा है छोटू? पुनर्स्थापन हुआ मतलब इस कानून के तहत पहले बोला गया कि नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जितना भी बदलाव किया गया है वो सबको क्या करो? समाप्त करो। दूसरा रूढ़िवादी का पुनर्स्थापन यानी कि निरंकुशवादी शासन को फिर से लागू किया। तो तुम दोनों में से कोई एक लिख देना, जो तुमको अच्छा समझ में आ रहा है वही लिख देना, ठीक? दिखाई पड़ रहा है नीचे? अब दिखाई नहीं पड़ रहा तो मतलब हमको ऊपर मिटाना पड़ेगा। अच्छा ऊपर क्यों मिटाए? यहाँ पे कर देना, इसको ऐसे कर देते हैं। अच्छा ऐसे क्या? ऐसे, ठीक है। तीसरा नंबर में क्या किया गया भैया? तो तीसरा नंबर में पहले एनबीपी को बदलाव किया गया, रूढ़िवादी का पुनर्स्थापन यानी कि निरंकुशवादी शासन का समानती व्यवस्था को फिर से लागू किया गया, समानती व्यवस्था को फिर पुनः लागू किया, पुनः लागू। तीसरा नंबर में क्या हुआ? सॉरी चौथा नंबर नहीं, ये तीसरा। लुईस 16वां को, लुईस 16वां नहीं, लुईस 18वां को फ्रांस का सम्राट बनाया गया, सम्राट बनाया, मतलब उसी के राजवंश के था। फिर जो लुईस 18वां था उसको बोलेगा 17वां कहाँ गया? 16 तो मर गया, 17वां कहाँ गया? भैया अब हम क्या जाने, 18वां राजा बना तो उसी के बारे में। नालायक के बारे में कौन पढ़ता? हो सकता है वो नालायक निकल गया होगा, भाग गया होगा कहीं और के, तो उसके बारे में हम नहीं पढ़ते। फिर 5वां में फ्रांस, जैसे कि देखो कोई भी देश होता है चाहता कि हमें डेवलप हो। जैसे कि मान लो फ्रांस इतना छोटा था ना, तो पहले क्या होता था
राजा लोग, यहाँ के राजा लोग लड़ता था, कब्जा करता था, धीरे धीरे कब्जा कर करके अपना राज्य को क्या करता था, बढ़ाता था। देखते जानता कि नहीं। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, चलो आ जाए। क्या किया गया नीचे की देखो, फ्रांस पहले समय में सबको पता होगा, जैसे रामायण में देखता था कि राजा जब बगल बगल लड़ता था, लड़ाई कर करके कब्जा कर कर क्या करता था, अपना राज्य और देश को क्या करता था, डेवलप करता था, बढ़ाता था। तो क्या किया, जो फ्रांस के यहाँ पे था, ये फ्रांस जो था, ये फ्रांस के चारों तरफ नए राज्य का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। कौन, मेटरनिक के सब काम था, किसका काम था, मेटरनिक। फ्रांस के चारों तरफ नए राज्य का निर्माण किया, किस लिए किया, ताकि फ्रांस का नया डेवलप ना हो, मतलब फ्रांस जितना है उतने रहे, आगे इसका वृद्धि ना हो, विकास ना हो। समझ में है। तो फ्रांस के सीमा रेखा पर, सीमा रेखा पर नया राज्य, नया राज्य, नया राज्य बना, नए राज्य की स्थापना, स्थापना कर दी गई, ताकि, ताकि फ्रांस, फ्रांस क्या, फ्रांस ज्यादा विकास ना कर सके, ना कर सके। और क्या क्या भैया, 6ठा नंबर में जो जर्मन संघराज्य था उसको बदलाव नहीं किया। जर्मन सबसे लास्ट में लिखेंगे। एक होता भैया यूरोपियन कंसर्ट, यूरोपीय कंसर्ट, यूरोपियन कंसर्ट था रे, देख लेते हैं एक बार। हाँ, यूरोपीय कंसर्ट था, क्या था, यूरोपीय कंसर्ट, यूरोपीय कंसर्ट लागू, यूरोपीय कंसर्ट भी हम बारे में उसका चर्चा करेंगे। और 7वां नंबर में जर्मन, जर्मन महासंघराज्य बोल सकते हो, महासंघ या जर्मन संघराज्य, संघराज्य में कोई बदलाव नहीं किया, में कोई बदलाव नहीं किया, कोई बदलाव नहीं किया, ठीक है। और स्पेशल थोड़ा सा फिर से हम पढ़ते हैं, हेडिंग डालते हैं, यूरोपीय कंसर्ट, क्या है, यूरोपीय कंसर्ट। देखो यूरोपीय कंसर्ट जो कानून था, यूरोपीय कंसर्ट, वो 2 आदमी का दिन था। कितने आदमी का, दोनों। देखो पहले ध्यान से समझो, वियना सम्मेलन हुआ था, जिसमें से एक लिस्ट बनाया गया, मतलब कानून बनाया गया, वो कानून में इतना रूल था, ये सब क्या है, रूल है, ये क्या है, रूल है, मतलब कानून भी है, रूल भी मान सकते हो, जो भी करना है। जैसे घर में तुम्हारा एक कानून होगा, उस कानून के तहत तुमको धूप में बाहर नहीं निकलना, लड़की लोग को या तो बाहर नहीं निकलना, कभी क्रिकेट खेलने के लिए नहीं जाना, जैसे अभी चाहेगी गांव में लड़की क्रिकेट खेलना, ऑफकोर्स कोई अलाउ नहीं, कोई अलाउ है नहीं, शहर का बात नहीं कर रहे, गांव का बात कर रहे, कोई अलाउ नहीं। चाहेगा तुम सब अपने मन से शादी करना होगा, नहीं होगा भैया। रियलिटी दुनिया में अलग है, जब तक ये है, जब तक कोई कानून नहीं है, समझ में। तो इसी तरह से मान लो कानून है, जगह ये सब रूल बनाया गया, जिसमें से एक रूल था यूरोपीय कंसर्ट। ई रूल के सबसे बड़ा दिन था मेटरनिक, और एक नाम था एलेक्जेंडर, क्या नाम था, एलेक्जेंडर, मतलब साइमन एलेक्जेंडर, ऐसी कुछ नाम था, साइमन एलेक्जेंडर है, या तो क्या नाम था उसका, रुक जाओ 1 मिनट में देख लेता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मेरा। जार एलेक्जेंडर, जाल एलेक्जेंडर, ठीक है। यूरोपीय कंसर्ट को दो को मतलब मिलकर लगा, इसके तहत क्या करना है हम उसके बारे में करते हैं। यूरोपीय कंसर्ट कितने लोगों का दोनों था भैया, एक तो भैया मेटरनिक, एक तो जाल, जार एलेक्जेंडर, और दूसरा था मेटरनिक। अच्छा, मेटरनिक कौन जानता है ना, कौन, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, राज, ठीक है। यूरोपीय कंसर्ट 2 को मिलकर लागू किया था, एक है जार एलेक्जेंडर, एक है मेटरनिक। और इस नियम के अनुसार 2 चीज को मानना था। सबसे पहला चार्ज था भैया कि अगर मान लो जैसे कि 4 देश का जो राजा है, कने गया राजा, कहाँ गया, जो 4 देश, ऑस्ट्रिया, रूस, ऑस्ट्रिया, रूस, ब्रिटेन और प्रशांत, ये चारों देश का राज्य जो राजा है वो सब भाई तुल्य होगा, किस तुल्य होगा, भाई तुल्य।
मतलब ये चारों देश का राजा जो होगा, राजा क्या होगा, भाई तुल्य, राजा भाई तुल्य। मतलब तुम मेरा भाई, तुम हमारा भाई, मतलब जब भी लड़ाई झगड़ा होगा तो सब मिल के लड़ेंगे, सब मिल के लपटाएंगे। ये किसका कहना था, जार अलेक्जेंडर। मतलब सब राजा जो होंगे वो भाई के तुल्य होंगे। और मेटरनी का क्या कहना था, मेटरनी का कहना था उसको क्या बोलते हैं रे, नाम ही उसका बोल जाते हैं, रुक जाओ। हाँ, चतुर्थ राष्ट्र मैत्री, चतुर्थ राष्ट्र मैत्री। मैं फिर से बुक थोड़ा सा निकाल के कंफ्यूजन दूर कर लूं, क्योंकि भैया मुझे आते है पर थोड़ा सा नाम ही ऐसा ऐसा आता है, देखिए हम कंफ्यूजन हो ही जाते हैं। तुम सबको पता है कि मुझे कितना अच्छा से पढ़ाना है। चतुर्थ राष्ट्र मैत्री, चतुर्थ राष्ट्र मैत्री, मतलब मेटरनी का क्या कहना था, पहले ये लिख देते हैं, मेटर। अच्छा, अभी क्या बोले थे, चतुर्थ राष्ट्र मैत्री, चतुर्थ राष्ट्र मैत्री। पहले यहां देख लो, जार अलेक्जेंडर का क्या कहना था कि भैया सभी राजा क्या होगा, भाइयों के थे। और मेटरनी का क्या कहना था, मेटरनी का कहना था कि देख भैया चारों देश के राजा बीच बीच में बैठक करते रहेगा। मतलब एक कहना था मेटरनी के कि भैया चारों देश के राजा, ऑस्ट्रिया, रूस, प्रसा और ब्रिटेन, ये चारों देश का राजा को क्या करना है, आकर बैठक करना है। हर महीने या हर सप्ताह जब भी जरूरत पड़े, जब भी बुलाया जाएगा, बैठक करते रहना। और बैठक में क्या करना है, ये चीज ध्यान देना कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ राष्ट्रवाद की भावना पनप रही है। जहां राष्ट्रवाद की भावना पनप रही है, वहां पर जाकर उसको पीटो, मारो, खत्म हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो मैं थोड़ा सा इसको मिटा दूं, यहाँ तक नोट्स कर लो, और यहाँ पर यूरोपीय कंसर्ट के बारे में थोड़ा सा हम और डिटेल में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। इस सबको मिटा दें। अभी तक हम क्या पढ़े, नेपोलियन बोनापार्ट 804 में राजा बना था। उसके बाद 1815 में इसको क्या किया, हरा दिया। 1815 में क्या हुआ था, बटारलो के युद्ध, बटारलो के मैदान में बटारलो युद्ध हुआ था, जिसमें एनवीपी का पराजय हुआ। उसके बाद चारों देश का राजा, ऑस्ट्रिया, प्रसा, ब्रिटेन, रूस, ये चारों देश का राजा एक सम्मेलन यानी कि बैठक रखा। वह बैठक कहाँ रखा, ऑस्ट्रिया की राजधानी यानी कि वियना में। कब रखा, 1815 में। अध्यक्ष किसे बनाया गया, मेटरनी। ये मेटरनी कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया के चांसलर, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया बोल रहे हैं, ऑस्ट्रिया का चांसलर, ऑस्ट्रिया का क्या था, राजा था। अब इस बैठक में एक कानून यानी कि लिस्ट बनाया, कानून बनाया गया, जिसका नाम रखा गया वियना संधि। वियना कांग्रेस, सॉरी तो सम्मेलन था, वियना संधि क्या था, वियना संधि एक कानून लगा। और उन कानून में बहुत सारे नियम था। पहला काम क्या किया गया कि नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा, पूछेगा वियना संधि का उद्देश्य, वियना संधि का उद्देश्य ऐसे भी पूछेगा। वियना संधि का उद्देश्य, पहला उद्देश्य क्या था, नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किए गए बदलाव को समाप्त करना। दूसरा, निरंकुशवादी शासन को फिर से स्थापना करो। समानती व्यवस्था को फिर लागू करो। लुई सोलामा को फ्रांस का सम्राट बनाया। फ्रांस की सीमा रेखा पर पाबंदी लगा दिया ताकि उसका डेवलप ना हो। उसके बाद यूरोपीय कंसर्ट लागू। हम थोड़ा सा इसी के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं, सबको हम मिटा कर। कहाँ गया डेस्टर मेरा, मैं इसको मिटा दूं। यूरोपीय कंसर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। मस्त से इसको याद करो, इससे हर एक क्वेश्चन तुमसे बनेगा। पढ़ने में भी मजा आ रहा है कि नहीं? आता है सोशल साइंस पढ़ाने? तो पिछले साल मैंने सोशल साइंस थोड़ा बहुत पढ़ाया था, हालांकि मैं सोशल साइंस का बेस्ट टीचर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छे से पढ़ाएं ताकि बच्चा को समझ में आए। देखो भैया, तुमको अगर जिसको क्वेश्चन लग रहा होगा कि देख के पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर ऑफलाइन वाला भी स्टूडेंट हम क्या देख रहे हैं ये हम सबको पता है। जैसे कि हम बोले कि कुछ कुछ नाम ऐसा था जिसको हम थोड़ा सा भूल जाते हैं, हालांकि भूलना नहीं चाहिए, लेकिन हम भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं उसका रीजन भी हम बता दें, क्योंकि हम कोशिश ही नहीं करते कोई चीज को याद रखने की। अब बताएं रीजन की हम क्यों नहीं चाहते कि कोई चीज हमको याद रहे। अगर हम इस बार, तुम सब जाके देख लेना, इतिहास गवाह है, तुम सब ऑनलाइन वालों भी होगा, जो टीचर स्टार्टिंग में जैसे पढ़ाता है ना, वो अंत तक वैसा पढ़ाता नहीं रहता। कोई भी टीचर ऑनलाइन वाले देख लो, वो स्टार्टिंग में जब रहेगा, स्टार्टिंग में वो बहुत अच्छा से बेहतर से पढ़ाएगा, लेकिन जब अंत जाएगा, जब हो जाएगा 2-4 साल, वो फेमस हो जाएगा, तो फिर वो ऐसे पढ़ाएगा जैसे लगता है उसको बच्चा से कोई मतलब है ही नहीं। हम नहीं चाहते हम ऐसा बनना। हम चाहते कि आज जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं 5 साल के बाद भी वैसे ही पढ़ाएं। हम खुद चाहते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक बच्चा बनना पड़ेगा, और हमें हमेशा नई शुरुआत करना पड़ेगा, एनर्जी लाना पड़ेगा कि भैया हर वर्ष हमें नया शुरुआत करना है, जैसे कि हम कभी पढ़ा ही नहीं रहे थे। हम मतलब जैसे मान लो अभी
400 सब्सक्राइबर है, अगला साल हो सकता है 1000 हो जाए, फिर अगला साल मिलियन में हो जाए। तो हम ये आदि नहीं करना चाहते, हम सब्सक्राइबर पर जाना ही नहीं चाहते भैया कि मेरा 5 मिलियन हो गया, अब भैया कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हम सोचते ही नहीं, करना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं मैं जब भी या तो पढ़ाऊं ना, या तो जब भी पढ़ाऊं तो इस तरह से पढ़ाऊं जिससे लगे कि मेरा पहला साल है। और इसको करने के लिए एक थोड़ा सा तरीका होना चाहिए, वही तरीका हमको पता है और हम जानबूझकर यही करते हैं। साइंस तुम सबको पढ़ाते हैं, हम बहुत कोशिश करते हैं कि साइंस हम खूब खत्म भूल जाएं, ताकि जब अगले साल स्टार्ट करें तो फिर से पढ़ें और फिर से पढ़ाएं, फिर से पढ़ें, फिर से पढ़ाएं। क्योंकि जब खुद मेहनत करता है ना तो लगता है कि दूसरे से भी मेहनत करवाएं। जैसे कि मान लो कभी कल तुम भी गाँव में चाहे घर में एक चीज देखा होगा कि जब बढ़िया से मन से पढ़ता होगा, चाहे चाहे हम भी जब बढ़िया से मन से पढ़ेंगे, चाहे तुम सभी बढ़िया से पढ़ेगा, तो एक दिमाग में अलग थॉट आएगा, अलग तरह से सोच आएगा। वो दिन तुम्हारा हर एक चीज अच्छा होगा। मान लो तुम्हारा जो डिसिप्लिन है वो पूरा कर लिया, जैसे कि मान लो दिन में तुमसे 3 घंटा तुमको पढ़ना, चाहे 2 घंटा पढ़ना, वो कर लिया नहीं, और शाम के चल गया ना क्रिकेट खेलने, मैच खेलने के लिए, तुमको लिख के कह देते हैं भैया अपने आप बल्बा पर बैठा है, गेंदा अपने आप लगेगा, छक्का जाएगा। क्योंकि तुम्हारा वो माइंड क्या है, पॉजिटिव है, तुम अपना काम कर लियो, लग रहा है भैया ये इसी टाइम पास करने के लिए आए, लेकिन इतना मजा आएगा खेलने में फिर कुछ सोच नहीं सकते। ऐसा होता है, क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारा माइंड क्या है, पॉजिटिव, तुम पहले मेहनत किए, इसीलिए तुम्हारा माइंड क्या है, पॉजिटिव। इसी तरह से हम क्या करते हैं, हर बार हर डेली क्या करते हैं, देख लेते हैं क्या क्या पढ़ाना है और अच्छे से याद करके फिर आकर पढ़ाते हैं, और तुम सबको तरीका भी बताते हैं कि हम कैसे याद करते हैं, उसी तरह से तुम सब भी याद करो। आने तो फिर ऐसी लोल नियर आके पढ़ा के बता के चल जाते हैं, तुम सब बोले सर जी के साथ कोई एनर्जी नहीं है, लगता पढ़ाने का मन ही नहीं है। कभी तुम सबको फेस पर दिखता, जब भी पढ़ाने का मन नहीं रहेगा तो आराम से हम रहेंगे, पढ़ाएंगे नहीं, छुट्टी। लेकिन जब भी पढ़ाने का मन नहीं रहेगा तो तुम सबको दिखेगा कि हाँ सर को आज पढ़ाने का मन है, दिखेगा हमेशा। समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए हम चाहते हैं कि भैया कोई चीज हम आज ना करें। लेकिन तुम सब भी ऐसा मत सोचना है, अब तुम सब ऐसा करके भैया एग्जाम, हमको एग्जाम थोड़ी देना, हमको बच्चा को पढ़ाना है, शाम को पढ़ाना, सुबह पढ़ लेंगे बस, सुबह पढ़ाना है तो रात को पढ़ लेंगे, बस खत्म, वाली बात, बढ़िया से याद कर लेंगे। लेकिन हाँ पैटर्न सब याद है, ऐसा मत समझो हल्का में 5 साल का एक्सपीरियंस है, पैटर्न सब याद है, ऐसा मत समझो कि सर जी पहला साल नहीं करने तो फिर, अरे भैया सोच लेना, समझा? यूरोपीय, तुम सब भले अभी बच्चा है नहीं समझ पाएगा, लेकिन अगर ये मेरा वीडियो अगर कोई बड़ा टीचर देख रहा है तो उसको फील होगा कि भैया हाँ, वो अपना खुद वीडियो पहले जाके देखेगा ना कि भैया कि हम पहले कितना अच्छा से पढ़ाते थे, अब कैसे पढ़ाते हैं यार, मतलब मन नहीं करता पढ़ने का, मजा नहीं आता है। पता है मन काहे ना था, मजा काहे नहीं लगता है? जब तुम नया कोई चीज सीखेगा नहीं, जब तक, जैसे हम नया आज सीखेंगे तुम सबको बताने का हमारा मन करेगा, एक चीज बार बार बताना ऐसे भी खराब लगता है। तो तुम्हारे लिए तो नया था, पर हमारे लिए एक ही चीज ने है। तुम सबको भी आज पढ़ा रहे नेपोलियन बोनापार्ट, तो अगला क्या नेपोलियन, अगला बेच वाला नेपोलियन बोनापार्ट के बाबा के बारे में पढ़ाएंगे कि चाचा के बारे में कि उसका बेटा के बारे में, अरे उसको भी नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बताएंगे, बटारलू बताएंगे, सब कुछ वही बताना पड़ेगा। तो एक ही चीज को बार बार बताना थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, सबको पता है, सबको बोरिंग। तुम्ही को बोलेंगे एक ही चैप्टर को 5 बार इसी बनीते रहो, तुम खराब नहीं लगता है? लगेगा। तो हमको उसी तरह से खराब लगता है भैया, सिंपल, सब टीचर को लगता है, लेकिन हम चाहते हैं यही खराब हमको ना लगे। हम चाहते हैं कि यही खराब हमको क्या करें, ना लगे। अब भैया हम आसानी से सब दिन ऐसा पढ़ाएं जिसे लगता कि नया साल, समझ? तो यूरोपीय क्या है, यूरोपीय कंसेप्ट क्या है, यूरोपीय बट कोमा था, ये 7वां था कि 6ठा? यूरोपीय कंसेप्ट, यह मतलब यह जो है रूल, यह रूल किसके द्वारा दिया गया था? यह रूल मेटरनिक और जार एलेक्जेंडर के द्वारा, जार एलेक्जेंडर के द्वारा दिया गया। बोले सर जी आपका राइटिंग नहीं जब मैं सुनाने लगूं अपनी जवानी के किस्से तो ये जो लौंडे हैं वो पांव दबाने लगेंगे ना रे। जार नोट जब दे, ये नहीं तो राइटिंग जब बैठाना जरूरी है, जार एलेक्जेंडर का क्या कहना था कि सभी राजा भाई तुल्य होंगे। क्या होगा? भाई तुल्य भाई तुल्य होंगे, जिसका एगो अलग से नाम दिया गया, जिसको अलग से एक नाम दिया, जिसका नाम था पवित्र संघ।
जार एलेक्जेंडर का कहना था कि सभी राजा भाई तुल्य होंगे और जब भी मुसीबत आएगा तो सब मिलकर सामना करेंगे। और जब भी मुसीबत आन पड़ेगी, मुसीबत आए तो सभी मिलकर सामना करेंगे, सभी मिलकर सामना करेंगे। जिसे एक अलग नाम दे दिया गया। फिलहाल तुम अलग से वो इंक में मार्कर में इंक डाल दो, तब तक मैं दूसरे मार्कर से लिख देता हूं। क्या बोला गया? जार एलेक्जेंडर का कहना था कि सभी राजा भाई तुल्य होंगे और जब भी मुसीबत आएगी तो हम सब मिलकर सामना करेंगे, जिसका एक अलग सा नाम रख दिया भैया, पवित्र संघ। क्या? पवित्र संघ। ठीक ना। और आता है कौन? मेटरनिक। मेटरनिक का क्या कहना था? मेटरनिक का कहना था कि सभी चारों देश के राजाओं, जैसे चारों देश ऑस्ट्रिया, रूस, प्रसा, ब्रिटेन, जो लड़ा था, मतलब संयुक्त राष्ट्र बोल सकते हो, संयुक्त राष्ट्र। कौन कौन आता है? ऑस्ट्रिया, कौन था? प्रसा, रूस, ब्रिटेन। देखो ब्रिटेन मेरा कैसे लिखा है, ब्रिटेन। संयुक्त राष्ट्र के सभी राजा बैठक करते रहेंगे। अब कितना दिन में करना वो डिपेंड करता है कि भैया क्या तुम्हारा सिचुएशन, जैसे कि राष्ट्रवाद की भावना कौन से ज्यादा पनता, तो भैया सभी राजा को कांटेक्ट है, ये तुरंत मैसेज करो भैया वहां पर फलाना जगह ये चीज हो रहा, तो आग बैठक करो, क्या करना है नहीं करना, समझ ना। तो जिसका अलग से नाम रखा गया, जिसको तुम सबको भी नाम याद है, अभी तुरंत बताए थे, चतुर्थ राष्ट्र मैत्री। चतुर्थ राष्ट्र मैत्री मतलब बोल सकते हो यूरोपीय कंसर्ट क्या है? वियना संधि का एक रूल है। अब वो रूल में भी दो रूल है, एक पवित्र संघ, एक चतुर्थ राष्ट्र मैत्री। मतलब यूरोपीय कंसर्ट क्या है? एक रूल है। अब एक अंदर में कोई रूल छुपा है? दो रूल। एक रूल है जार एलेक्जेंडर का, जिसको पवित्र संघ नाम है। अरे संघ बोलो, सत्र लिखने, पवित्र संघ। और दूसरा क्या है? चतुर्थ राष्ट्र मैत्री। एक अंदर में तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि भैया कुछ भी हो जाए, कतनो लड़ाई हो जाए, लेकिन सभी राजा भाई तुल्य होंगे और सभी मुसीबत को मिलकर सामना करेंगे। दूसरा का रूल क्या था? मेटरनिक, जिसको बोले थे चतुर्थ राष्ट्र मैत्री, जिसका कहना था कि संयुक्त राष्ट्र के सभी राजाओं, यानी कि 4 देश के सभी राजाओं बैठक करते रहेंगे, मुसीबत आएगी बैठक करेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो भैया ये था तुम्हारा वियना संधि का उद्देश्य। क्या था? उद्देश्य। जहां से तुमको 2 नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है और 5 नंबर का हो सकता है। तुमसे ऐसे भी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि भैया बताओ पवित्र जो संघ है वो कौन बनाया, वो कानून कौन बनाया था, वो रूल कौन बनाया था? पवित्र संघ। तो याद रखना जार एलेक्जेंडर। और चतुर्थ राष्ट्र मैत्री कौन बनाया था? तो मेटरनिक, जो ऑस्ट्रेलिया का क्या है बाबू? चांसलर। अच्छा, हो सकता तुमसे 2 नंबर में पूछे कि पवित्र संघ का क्या उद्देश्य था। तो पवित्र संघ का उद्देश्य है सभी राजाओं भाई तुल्य होंगे और मुसीबत आने पर सभी मिलकर सामना करेंगे। और यह संघ जार एलेक्जेंडर के द्वारा दिया गया था। मतलब यह कानून किसके द्वारा दिया गया था? जार, यानी कि यह रूल कानून जो बोलना है बोल सकते हो, जार एलेक्जेंडर के द्वारा दिया गया। ठीक है। अच्छा, मेटरनिक चतुर्थ राष्ट्र मैत्री क्या है? तो बोलेगा कि यह भी एक कानून है जो वियना संधि के दौरान मेटरनिक के द्वारा लगाया गया था, जिसमें कहा गया था कि भैया संयुक्त राष्ट्र के सभी राजाओं बैठक करते रहेंगे। ठीक ना। तो ये है तुम्हारा वियना संधि का उद्देश्य, जिसमें से कम 7-8 कानून और बहुत सारे हैं, लेकिन हमको सबके बारे में थोड़ी ना पढ़ना। सबके बारे में पढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा भैया खत्म, टाई फिर खत्म हो जाएगा, फिर जीवन बर्बाद होना तय है। तो इसलिए हम उस सब के बारे में अब नहीं पढ़ेंगे। समझ में आया? तो भैया अब हम चलते हैं मेटरनिक के बारे में पढ़ने के। समझ में आया? क्या सबको आधे अभी तक हम क्या पढ़े? देखो छोटा कर दे। सबसे पहले नंबर बटारलू का युद्ध,
बटारलू का युद्ध हुआ था, यही ना आज पढ़ रहे हैं। एनबीपी बटारलू का युद्ध का हुआ था 1800। अच्छा, किसके किसके बारे में हुआ? तो भैया किसी को बताने की जरूरत नहीं है, चुप रहो सब, चुप, अपन दिमाग में सोचो। बटारलू युद्ध हुआ जिसे अब सिंपल भैया, लड़ाई होगा तो बैठक तो होना तय है। कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी यानी कि वियना में। वियना की क्या? वियना की कांग्रेस यानी कि सम्मेलन, या सम्मेलन भी बोल सकते हो, सम्मेलन। फिर अगला क्या हुआ था? वियना की संधि। वियना की संधि बोले तो कानून, जिसमें टोटल 7-8 कानून था जो कि हम पढ़े थे ना। यही तभी पढ़े हैं जिसमें यूरोपीय कंसर्ट आया था। यह रूल मेटरनिक और जार अलेक्जेंडर के द्वारा दिया गया था। बस ये पढ़ना है, समझ में नहीं। इसमें 2 रूल आता है। जार अलेक्जेंडर का क्या था? पवित्र संघ, आयकर चतुर्थ राष्ट्र संघ, सॉरी चतुर्थ राष्ट्र मैत्री, ठीक है। अब ये सब खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ तो पूछेगा वियना संधि क्या है या वियना संधि का उद्देश्य। तो वियना संधि क्या था? वियना सम्मेलन के द्वारा एक कानून बनाया गया था जिसे क्या बोला जाता है? वियना संधि। इस संधि का उद्देश्य था, लिख देगा सब, इस संधि का नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किए गए बदलाव को समाप्त करना, रोमानी यानी कि निरंकुशवादी शासन का पुनर्स्थापन करना। तीसरा में किसको समानती व्यवस्था समाप्त करना। चौथा में फ्रांस के विकास पर रोक लगा दिया गया। लुईस 18वां को राजा बनाया। यूरोपीय कंसर्ट लागू हुआ। और एक चीज हुआ था, पता है क्या? युद्ध के सारा कर्जा किस पे डाल दिया था? फ्रांस पर। मतलब जो एनवीपी और संयुक्त राष्ट्र के बीच हुआ था ना, एनवीपी तो, और खर्चा जो हुआ था संयुक्त था, कि चारों देश का, सब कर्जा किस पे लगा दिया? फ्रांस। तो वो तो भैया कर सकते हो, याद रखने की कोई जरूरत नहीं। अब हम क्या पढ़ेंगे भैया? मेटरनी के बारे में। किसके बारे में? अरे मेटरनिक में लिखना था हमको भैया। मेटर, ये तो मेटरनिक व्यवस्था बोलो, ये तो मेटरनिक के बारे में भैया। मेटरनिक व्यवस्था बोल सकते हो या तो बोल सकते हो मेटरनिक के बारे में अध्ययन। तो भैया यह पहले क्या था? चांसलर, ऑस्ट्रिया का चांसलर। सबसे पहले नंबर यह ऑस्ट्रिया का क्या था? चांसलर। और वियना संधि यानी कि वियना सम्मेलन का अध्यक्ष। ये भी याद रखना, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष भी था और ऑस्ट्रिया का क्या था? चांसलर, ठीक है। 1815 से 1848 तक के युग को मेटरनिक काल कहा जाता है। मेटरनिक अच्छा, पहले ये नहीं लिखता, बाद में लिखेंगे। अब इस सब राजा में से सबसे हरामी कौन था? ये बहुत निरंकुशवादी था, यह बहुत ही निरंकुशवादी था, निरंकुशवादी राजा था, निरंकुशवादी राजा, जिसका कहना था शासन करो और विकास नहीं। क्या कहना था? शासन करो और विकास नहीं। मतलब शासन करो और कोई जनता और जनता का कोई विकास नहीं, और जनता का कोई विकास नहीं। इतना हरामी था। सीधे इसका कहना था खुल के कि भैया देख, तुमको जितना राज्य करना है करो, जितना अति करना है करो, पर जनता के बारे में तुम सब नहीं सोचो, जनता का कोई बदलाव नहीं। इसका कहना था। समझ में ना? और ये क्या किया था? जैसे कि नेपोलियन बोनापार्ट क्या कर रहा था? नाकर नुक्कड़ के जरिए सब फैलाता था, नाटक नुक्कड़ के जरिए क्या करता था? फैलाता था, पूरे राज्य देश में फैलाता था। कोई राष्ट्रवाद की भावना को क्या कर रहा था? फैलाता, नाटक करवाता था, नुक्कड़ करवाता था, और स्कूल में भी टीचर को बोलता था राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ाने के लिए। लेकिन जैसे ही 1815 के युद्ध में बटारलू का युद्ध हुआ, खत्म हुआ, मेटरनिक, मैंने तो अध्यक्ष मेटरनिक था, सब चीज तो हैंडल मेटरनिक का कहना था कि राज्य करो पर कोई परिवर्तन ना करो, प्लस में जहां भी राष्ट्रवाद की भावना पनपे वहां पर पूरा उसको थूरो।
जहां भी राष्ट्रवाद की भावना पनपे वहां पर क्या करो, थूरो। और नाटक नुक्कड़ पर क्या कर दिया था, रोक लगा दिया था कि भैया कहीं पर कोई भी नाटक नुक्कड़ नहीं होगा। और क्या किया था पता है, पूरे यूरोप में मेटरनिक जासूस लगा दिया था। जासूस मतलब समझते हो? हाँ। जासूस मतलब कि देखना भैया कहां पर राष्ट्रवाद के बारे में चर्चा चल रहा है। अब बार बार बोल रहे राष्ट्रवाद मतलब कहां पर भैया देश के आजाद कराने के बारे में सोच चल रहा है। जहां पर चलता था जासूस जाके कहता था राजा वीरा, राजा अपना सेना को लगाकर पिटवा देता था, पूरा खूब पीटा था। और क्या किया जाता था, स्कूल में टीचर को ये भी बोल दिया था कि भैया तुम राष्ट्रवाद के बारे में अब नहीं पढ़ाओगे, जो नेपोलियन बोनापार्ट जो किया है उसके बारे में तुम कहीं नहीं बताओगे। आज हम खुल के बता रहे क्योंकि आज नेपोलियन मेटरनिक नहीं है, आज हमारा देश आजाद है, पर उस समय आजाद नहीं था। तो अगर गलती से हम पढ़ा देते उस समय, मेटरनिक हमको सीधे मार देता, सीधे मार देता, खत्म। और जो पेपर होता है ना, पेपर को छपवाना बंद कर दिया। क्यों पेपर को कहा है कि भैया उस समय पहले पढ़ा लिखा आदमी नहीं हुआ करता था ज्यादा, तो कोई भी चीज जैसे होता था ना, जैसे कि सॉरी पढ़ा लिखा नहीं बोले, जैसे कि आजकल के जमाना में फोन है तो तुरंत फोन कर रहे हैं, ओ फलनमा आओ, फलना या फलना कुमार तुम हमको मारा है, चलो उसको हम भी मिल के मारते हैं। जैसे मान लो हमको कोई पीटा चाहे कोई गाली दिया, 5 गो दोस्त करके जाकर थुरा देंगे। लेकिन उस समय कैसे थुरा जाए उसमें, जैसे कि अब जनता लोग चाह रहा राष्ट्रवाद की भावना सब बात करेगा, कैसे बात करेगा, जो लोग बात करेगा तो पता चल जाएगा। इसीलिए कौन सी लिख देता, सब पेपर में लिख देता था कि भैया फलना तारीख को वहां पर एक बैठक है, आना सब। पेपर में छपाना क्या कर दिया, बंद कर दिया। पेपर में भैया न्यूज तो है, तो न्यूज पेपर का काम है न्यूज छापना। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में खूब छापता था, उस पर भी क्या कर दिया, पाबंदी लगा दिया। मतलब पहले पेपर छपाना बंद, स्कूल में राष्ट्रवाद की भावना थी, राष्ट्रवाद की भावना थी, राष्ट्रवाद के पढ़ाने में बंद। और जासूस उसूस लगा दिया था कौन, ये मेटरनिक सगर। ये किसका काम है सब, शासन करो और जनता का कोई विकास नहीं करो, ठीक नहीं। और क्या किया जाता था, जासूस लगा दिया था। लो भैया कितना इनको क्या लगा दिया था, जासूस, जो क्या करेगा, ध्यान रखेगा कि राष्ट्रवाद की भावना कहीं पनपे तो हमें खबर करेगा, ठीक ना। रुक जाए मिनट, इसको हटा लेते हैं, थोड़ा सा गंदा लग रहा है, ठीक ना। और उसके बाद जो पेपर को वहां पर पता न क्या कुछ बोला जाता था पहले के जमाने में, पेपर को शायद बोला जाता था, या मतलब क्या बोलता उसको, बोल सकते हो प्रसार, राष्ट्रवाद की प्रसार पर क्या लगा दिया था, रोक, पाबंदी और लिख दो पेपर, पेपर छपाना बंद, ठीक है ना। स्कूलों और कॉलेजों में, स्कूल और कॉलेज में, कॉलेज राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ाई बंद, क्या कर दिया था, बंद। मतलब इसका जो मेन हरामी था वो कौन था, मेटरनिक था। मेटरनिक व्यवस्था क्या था, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर है, ये बहुत ही निरंकुशवादी था, शासन करो और जनता पर कोई विकास नहीं करो। और सारे देश में क्या लगा दिया था, जासूस, पेपर छपाना बंद कर दिया था, स्कूल में कॉलेज में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ाना क्या कर दिया था, बंद, ताकि कहीं भी राष्ट्रवाद की भावना ना पनपे। जरियों को पनपेगा फिर से हो जाएगा लड़ाई। फिर जैसे लुई सोलामा को गिलोटिन पर चढ़ाकर फांसी दिया था, उसी तरह से किसको देगा, मेटरनिक को। हालांकि बाद में इस सबको भी पिटाई लगेगा, टेंशन नहीं लो। अभी जितना तुम सबको जानबूझ के लग रहा है ना यार, इतना कोई जलील कर सकता है, एक तुमको बता रहे हैं, पढ़ा रहे थे, इतना जलील लग रहा है, लेकिन समझो उस समय जो बीता होगा वो कितना दिक्कत, जो आंखों से देखेगा वो कितना दिक्कत लगेगा, समझो। और बोलते हो कि इतिहास पढ़ते सिर्फ नंबर आता है, बाबू इतिहास नंबर नहीं दिलाता है। इतिहास तुम्हें यह ज्ञान दिलाता कि भैया पहले किस तरह से अत्याचार हो रहा था और आज भी उसी तरह से हो रहा है। तुमको क्या लगता था, गांधी देश को आजाद दिलाने में सबसे बड़ा योगदान किसका था, गांधी जी के। किसका था, गांधी जी के। गांधी जी की है, जाकर देख लो, बुराई नहीं कर रहे हैं, गांधी जी कुछ नहीं किए हैं। वो पहले जाकर ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड गए पढ़े ले, और इंग्लैंड में जाकर ये सब पढ़े हैं। अरे अपन देश कब आजाद हुआ, 1947 में। राष्ट्रवाद का मतलब आजाद कब हुआ, 1947 में। अब फ्रांस में देखो कब है, कब से चल रहा है, 1789 में। तो ये सब काम हुआ तो बुक में छपता है भैया कि राजा को मारा। तो गांधी जी गए वहां, तो वहां सभी सबके बारे में पढ़ा भैया राष्ट्रवाद की आजादी कैसे दिलाना, और तब रूल वो फॉलो करके भारत को आजाद दिलवाएं। ऐसी नहीं दिलवा दिया भैया। तुम बोलते हो इतिहास क्या है,
इतिहास तो पूरा अपना देश को आजाद दिला दिया। कहते इतिहास, अब बोलेगा सर जी, कहते बोलेगा दो चार को हराम खोरो कि साला मेटरनिक ऑस्ट्रिया के हम काहे पढ़ रहे हैं, फ्रांस के बारे में हम काहे पढ़ रहे हैं। बात तो ये हुआ भैया कि तुमको खाना चाहिए, खाना तो तुम तो दाल भात चावल भी खा सकते हो, तो रोटी दूध भी खा सकते हो, पर मुर्गा काहे खाते हो, प्रोटीन ज्यादा काहे लेते हो, ताकि ज्यादा एनर्जी मिले। तो भैया इसी तरह से इस सबको हम पढ़ते ताकि हमको ज्यादा ज्ञान मिले, और यह हमें पता चल सके कि भैया हम सबको जब आगे आएगा इसी तरह से, जब मतलब निरंकुशवादी शासन कभी होगा तो उससे कैसे आजादी लेंगे। जैसे कि अभी निरंकुशवादी शासन चल रहा है, क्या चल रहा है, मोदी के द्वारा कौन सा शासन, निरंकुशवादी शासन, मन मर्जी चल रहा है, कोई नियम कोई कानून कोई संविधान नहीं। जैसे कि तुम सबको पता होगा, जैसे स्कूल में चल जाएगा कोई बच्चा कुछ करने के लिए तुमको 4 बात बोल के भेजा देगा, लेकिन अगर अकॉर्डिंग से संविधान तुम जा सकते हो, तुम्हारा हक बनता है, क्योंकि तुम एक देश के नागरिक हो, और तुम्हारा देश के नागरिक होने के तुम्हारा हर एक कर्तव्य बनता है कि भैया तुम अपने देश के बारे में खबर रखो। देश का नागरिक का सबसे पहला पहचान है भैया अपने देश के बारे में जानना, अपने समाज के बारे में जानना, अपने समाज के बारे में खबर रखना, सबसे पहला नागरिक कर्तव्य होता है। और गलत हो तो वहां पर बोलना भैया गलत, लेकिन बोलो जरी जाके, एगो रोड पिचिंग हो रहा डलिया, किसी को बोलने का औकात नहीं होगा, बोलेगा भैया। गांव के थिंकिंग देखो कि अगर गांव में पिचिंग रोड हो रहा है, चाहे ढलैया हो रहा सरकार, तो वो की बोलेगा तो सरकार के है, गिट्टी चोरा चल जाएगा, बालू चोरा जाएगा, चाहे तोड़ देगा, बोलेगा सरकार के। अरे बेवकूफ, पढ़ तो लेता कभी, वो रियल में सरकार का नहीं तुम्हारा है। ढलैया होता जिसे कम सीमेंट देगा, किसी को बोलने का औकात नहीं है, क्यों नहीं बोलेगा, बोलेगा ये तो सरकार कर रहे हैं, हमको क्या मतलब, वो सरकार कर रहा है कि हम खुद हम वो मेरा है, वो जो रोड बन रहा है वो किसका है, मेरा है, हर एक गांव वाला का है। लेकिन ये सब पढ़ेगा तभी तुमको समझ में आएगा, बोलेगा इतिहास का है पढ़ते हैं, संविधान का है पढ़ते हैं। लो लेंगे नहीं पढ़ने का माने तो मतलब कुछ भी बोल सकते हो, पढ़ो समझ में आएगा। आज तुम वही बाप के गुलाम रहता, वही बाप के नीचे काम करता, अगर गांधी जी ने कुछ करते तो, गांधी जी कहाँ से ये सब पढ़ के समझ में है ना। तुम बोलते इतिहास, ये नंबर सिर्फ नहीं दिलाता, ये तुम्हें दिमाग में ये दिलाता कि कैसे भैया काम करना है, कैसे निरंकुशवादी शासन को क्या करना है, समाप्त करना है, समझा। तुमको क्या लग रहा है खाली मैथ ही काम आएगा, बायोलॉजी काम आता है, ऐसा नहीं है, हर एक चीज तुमको मोड़ मोड़ पर काम आएगा, लेकिन जरूरत पड़ेगा तब। समझ में आया कि नहीं। तो यह है मेटरनिक व्यवस्था। और एक छोटा सा टॉपिक, मेटरनिक युग पूछेगा तुमसे कि मेटरनिक युग किसे कहा गया, मेटरनिक युग, ठीक नहीं। 1815 से 1848 तक को क्या बोला गया है, मेटरनिक युग। मतलब 1815 से 1848 तक किसका राज रहा, मेटरनिक के। मेटरनिक जो कहेगा वो सब सुनेगा, नहीं तो फिर तुम्हारा दिक्कत होगा। अब सोच रहा सर जी इसका मतलब ऑस्ट्रिया चारों में से सबसे बड़ा राज्य होगा, ऑस्ट्रिया देश होगा, सबसे बड़ा ऑस्ट्रिया देश होगा, और बहुत पावरदार ये होगा, तबे मान रहे हैं। ऑस्ट्रिया ही चारों में से सबसे छोटा है। तुमको जब मैपिंग में पहला वाला वीडियो जाकर देखोगे पढ़ोगे ना, तो भैया जो मैपिंग में जिसमें पढ़ाएगा डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, इसमें भी डाल देंगे और उसमें भी डाल देंगे, जाके एक बार मैपिंग में पढ़ना है, ऑस्ट्रिया सर्च कर लेना, करना इतू सा है सवाल, इतू, और जर्मनी इतू सा है, और इटली थोड़ा सा लंबा है, ऐसे करके ऐसे लंबा है। फिर भी वहां का चांसलर राजा क्या था, मेटरनिक बहुत ही क्या था, शासन वाला था, बहुत हरामी था, क्योंकि ये पढ़ा लिखा था, कैसे क्या करना ये जानता था। समझ में आया कि नहीं। तो ये है मेटरनिक व्यवस्था, ये है मेटरनिक, यानी कि ये मेटरनिक के बारे में है पढ़ाया गया, और ये है मेटरनिक युग जो तुमको पूछा जाएगा। मेटरनिक युग क्या है, 1815 से 1848 तक का युग। अब इतना शासन फिर से हुआ तो तुमको क्या लगता है राष्ट्रवाद नहीं होगा, होगा, होगा ही होगा। कैसे होगा, तो अब 1800 आदमी कब तक बर्दाश्त करेगा। ठीक है 1815 में ये सब लागू हुआ, तो अब जाके अगला क्रांति होगा 1830 में, अब वो भी फिर से होगा फ्रांसे में, किसमें होगा, फ्रांसे में। भैया याद रखो, जो एक बार आजादी के बारे में समझ गया वो कभी दूसरा बार गुलाम नहीं हो सकता। अगर वो गुलाम उसको कर सकते हो तो कुछ दिन के लिए, लेकिन उसको जीवन भर के लिए गुलाम नहीं कर सकते। जैसे कि ये तय है कि भारत अब कभी गुलाम नहीं होगा, पर हाँ नेता लोग ऐसा राजनीतिक चल रहा है जिसके कारण बच्चा लोग जो पढ़ना लिखना छोड़ दिया है, मति भ्रष्ट हो गया है, नेता का फैन हो गया है, नेता के बारे में फलना बाबू की जय, अभी गांव में वोट आएगा तो गांव में देखेंगे भैया फलनमा पापा की जय, चिरनमा पापा की जय करता जाएगा, तो वो नेता तुम्हारा माइंड, जिसको नहीं बोलता माइंड, मतलब डेवलपमेंट तुम्हारा खराब कर रहा, दिमाग को बढ़ने नहीं दे रहा, पढ़ने का नाम नहीं दे रहा, भैया घूमो इधर उधर। और इंस्टा रील फेसबुक पर तो ये हराम खोरो दो चार को कुत्ता लोग, हराम खोर जो मिल जाए तो 4 चप्पल से मुंह कान लाल कर दो, वो बोलता कि पढ़ले लिखले से क्या होता है। एक बार बाप चाहे दादा के जाके पूछ लेना कि नहीं पढ़ल था तो कितना अत्याचार सा है,
और तुम कहता कि पढ़ना लिखना से क्या होता है, जा गांधी जी के बारे में थोड़ा सा पता कर लियो। अगर नहीं बुक पढ़ने में मजा आ रहा है, नहीं थी आ रहा, तो एक बार जाके दादाजी होगा ना, दादाजी से पता कर लेना भैया गांधी जी की है, बाप से जाके चाह पूछ लियो, अगर होगा जीतता तब। और तुम बोले को क्या करना चाहिए, बेवकूफ कहीं का। समझ में आया कि नहीं? तो ये चीज समझ में आया। थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स यहाँ बना हुआ है। बटारलू का युद्ध, वियना कांग्रेस, वियना संधि, मेटरनिक युग का है लिखने भैया। वियना संधि में कितने लागू, 5 गो हुआ था, 5, 6, 7 को जो हुआ वो अपना लिख लेना और याद रखना। उसके बाद मेटरनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? मेटरनिक। अच्छा, यूरोपीय कंसर्ट भी चाहो तो लिख सकते हो, क्या यूरोपीय कंसर्ट। उसके बाद मेटरनिक व्यवस्था या मेटरनिक के बारे में, और उसके बाद मेटरनिक युग पढ़े। क्या पढ़े? मेटरनिक युग। भैया चलता रहा समय, चलता रहा, पहुंचा 1830 में। फिर से एगो हुआ लड़ाई झगड़ा 1830 में। अब क्यों हुआ और क्या, जैसे कि अब तुम बोलेगा कि सर जी इतना दिन से, जैसे कि 15 में शुरू हुआ ये सब चीज, फिर से 15 में शुरू हुआ ना, 1830 तक जनता सहते रहा। तो भैया इतना लागू जो नियम था ना, वो लागू था तो सहते गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे और अत्याचार का मतलब जिसको ने बोझ कर दिया जनता पर, वो कर दिया। तो फिर 1830 में एक बार हुआ। जहिया मेटरनिक वक्त देखना क्या हाल होगा, फिर देखना मेटरनिक वक्त का हाल होगा। समझ में है कि नहीं? अबरी मेटरनिक वक्त देखना। लेकिन फिर भी वो 48 तक राज्य किया। 30 में भी कुछ क्रांति नहीं मिला। कब मिलेगा? 1848 के बाद ही मिलेगा। समझ में आया कि नहीं? तो क्लास हो चुका, टाइम ओवर। और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। और याद रखना, किसी के जहाँ से बच्चा हो भी छोटा सा नन्हा सा, किसी के झांसे में मत आइयो कि भैया पढ़ाई से कुछ नहीं होता, सब कुछ पढ़ाई से ही होता है। रियल में नौकरी हो या नहीं, पर समझदार इंसान अच्छे बन जाओगे। समझ में आया कि नहीं? तो आज की क्लास इतने तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भैया जरूर करो, है कि हम सोशल साइंस भी पढ़ाना शुरू करें, सब सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो भैया अच्छे से पढ़ो और नोट्स बढ़िया से बनाओ। अगर नोट्स नहीं बना पा रहे हो फिर डिस्क्रिप्शन में जाओ, उससे आलसी लोग कॉपी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि बनाना चाहिए खुद से बनाइयो, खुद से काम करियो। तो आज की क्लास इतने तक रखें, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।